अगला होगा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री का है। यदि एडी परपेंडिकुलर बीसी पे है, मतलब एडी लंब है बीसी पे, तो सिद्ध कीजिए कि एबी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बीडी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर के। पहले हमें कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में एंगल ए 90 डिग्री का है, तो आप एबीसी एक त्रिभुज बना लो। पहले हम मान लेते हैं ये हमारा त्रिभुज एबीसी है और एंगल ए मतलब ये हमें 90 डिग्री दिया गया है और ये पता है कि एडी बीसी पे लंब है, तो यहां पे आप इसको एडी मान लो और ये लंब हो गया बीसी पे, ये लंब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। हमें सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर अब प्लस सी डी स्क्वायर बराबर होना चाहिए बी डी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर के। बातें समझ में आ गई? अब हम लोग चलते हैं इसको प्रमाण पे सिद्ध करते हैं। अब देखो एक बात आप कि आपको ए डी और सी, एडीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज होगा, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और पाइथागोरस थ्योरम के से अगर हम एडी पता करेंगे तो एडी कितना आ जाएगा? ये आपको आ जाएगा, ये लंब है तो लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण यहाँ पे क्या है? एसी, तो एसी का स्क्वायर और आधार क्या है? सीडी, तो ये आ जाएगा सीडी का स्क्वायर। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं त्रिभुज एडीसी में एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा एसी स्क्वायर माइनस सीडी स्क्वायर के। थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से अब आ जाओ त्रिभुज ए बी डी में। ए बी डी क्या है? ये भी एक समकोण त्रिभुज है, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होगा। मतलब कह सकते हैं यहां से कि एडी अगर पता करेंगे तो एडी स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके? तो ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर के। तो एडी स्क्वायर, सॉरी यहां पे थेल्स नहीं, पाइथागोरस प्रमेय यूज कर रहे हैं ना, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पाइथागोरस एडी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। अब देखो दोनों में आप देख रहे हो कि एलएचएस इक्वल है, मतलब एडी स्क्वायर और यहां भी एडी स्क्वायर, इसका मतलब आरएचएस इक्वल हो जाएगा दोनों समीकरण से। तो हम लोग यहां से कह सकते हैं ए बी स्क्वायर और माइनस बी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर के। या आप एक तरफ इसको करोगे, यहां से आपको मिल जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। और यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। 10 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि यदि त्रिभुज एबीसी में एडी लंब है बीसी पे, तो सिद्ध करना है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर के, अथवा ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर, अथवा ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर। अब देखो अथवा कहने का अर्थ हुआ कि एग्जामिनर आपसे या तो ये पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, या तो ये पूछ लेगा, क्योंकि तीनों एक ही है, इसको अलग अलग रूपों में लिखा गया है। ओके, अब चलो हम लोग इसको सिद्ध करते हैं। क्या कहा गया कि त्रिभुज एबीसी में एडी परपेंडिकुलर बीसी पे है। हम लोग त्रिभुज एबीसी पहले बना लेते हैं। ये रहा आपका त्रिभुज ए बी और सी। एबीसी में क्या कहा गया कि एडी लंब है बीसी पे, तो यहां से एडी जो है वो लंब हो गया किस पे? बीसी पे। लंब होगा तो यहां पे 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब देखो कि एडीबी ये भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का, और एडीसी ये भी एक समकोण त्रिभुज हो जाएगा क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री का। तो हम लोग यहां पे कह सकते हैं समकोण त्रिभुज एडीबी में, अब समकोण त्रिभुज है पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हो। यहां से अगर हमें
बी डी पता करना है तो हम लोग बी डी स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, यह आ जाएगा आपको ए बी स्क्वायर और माइनस ए डी स्क्वायर। समीकरण 1 मान लो, कहां से आया, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। ओके, अब आ जाओ त्रिभुज एडीसी में, समकोण त्रिभुज एडीसी में। अगर हम एडीसी की बात करें, यहां पे भी पाइथागोरस थ्योरम यूज होगा। सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर के। इसको आप मान लो समीकरण 2। ये भी कहां से आ गया, पाइथागोरस प्रमेय से। समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर एक में से 2 को घटाने पर इसको क्या लिख सकते हो, बी डी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर और माइनस हो जाएगा ए सी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर। समझने की कोशिश करो अब यहां पे। अब इसको पहले ब्रैकेट से बाहर कर लो। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए बी स्क्वायर माइनस ए डी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यह आ जाएगा ए डी स्क्वायर। अब एक चीज गौर से देखो कि माइनस का ए डी स्क्वायर और प्लस का ए डी स्क्वायर कैंसिल कर सकते हो। यहां से आपको क्या मिल गया है, ए बी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी स्क्वायर और माइनस ए सी स्क्वायर, ये बराबर किसके आ गया, तो बी डी स्क्वायर और माइनस सी डी स्क्वायर के। यहां पे देखो आपको किसी एक प्रूफ में कहा गया था कि ए बी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर, और हमको एक प्रूफ में कहा गया था ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर माइनस सी डी स्क्वायर। एक प्रूफ आपको यहां से मिल गया, प्रूव्ड। और इसी को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए बी स्क्वायर और प्लस सी डी स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर के। ये भी प्रूफ हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि आकृति में यदि एल एम समानांतर सी बी के है, मतलब एल एम और सी बी समानांतर है, एल एन समानांतर सी डी के है, एल एन समानांतर सी डी के है, कहा गया कि तो सिद्ध कीजिए कि ए एम बट्टा ए बी बराबर होगा ए एन बट्टा ए डी के। तो मतलब ए एम बट्टा ए बी बराबर होना चाहिए ए एन और बाय ए डी के। अब कैसे सिद्ध होगा, यहां पे समझो। सबसे पहले देखो कि आपको एल एम समानांतर दिया गया बी सी के। अगर एल एम समानांतर है, किसी त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा, मतलब किसी थर्ड भुजा के समानांतर अगर कोई रेखा खींची गई, तो हम लोग थेल्स प्रमेय से कह सकते हैं ए एम बट्टा एम बी बराबर हो जाएगा ए एल बट्टा एल सी के। कहां से, तो थेल्स प्रमेय से। पहले इतना लिख लो, त्रिभुज एबीसी में हमें यह पता है कि एल एम समानांतर सी बी के है। अगर एल एम समानांतर सी बी के है तो हम लोग कह सकते हैं ए एम बट्टा ए बी बराबर हो जाएगा ए एल बट्टा ए सी के। क्यों हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से। अब आ जाओ त्रिभुज एडीसी में। अब एडीसी में आपको देखने को मिल रहा है कि एल एन समानांतर सी डी के है। त्रिभुज एडीसी में एल एन समानांतर सी डी के है। यहां से हम लोग कह सकते हैं ए एल बट्टा ए सी, या आप इसको ऐसे कर लो, पहले इस साइड वाले ले लो, ए एन बट्टा एन डी, ए एन बट्टा एन डी। अब ए एम बट्टा ए बी हमने लिया, तो इसको लेना होगा ए एन बट्टा ए डी, ए एन बट्टा ए डी
और ये बराबर हो जाएगा किसके, तो AL बट्टा AC के। इसको आप मान लो समीकरण 2, तो समीकरण 1 और 2 से। अब एक चीज गौर से देखो कि दोनों समीकरण का RHS आपको इक्वल दिखाई पड़ रहा है। यहां पे भी AL बट्टा AC और यहां पे भी AL बट्टा AC, मतलब LHS इक्वल होगा। यहां से हम लोग कह सकते हैं AM बट्टा AB, ये बराबर हो जाएगा AN बट्टा AD के। हमें AM बट्टा AB बराबर AN बट्टा AD, यही तो प्रूफ करना था। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपको कहा गया कि चित्र में D समानांतर BC के है, मतलब ये लाइन और ये लाइन समानांतर है, तो EC पता करना है। और आपको ये पता है थिल्स प्रमेय से कि अगर किसी त्रिभुज में एक भुजा के समानांतर कोई रेखा खींची जाए तो ये अगर इसको क्या होता है, समान अनुपात में विभाजित करता है। इसका मतलब हम लोग यहां से कह सकते हैं AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा A बट्टा EC के। चूंकि हमको ये पता है यहां पे, चूंकि DE समानांतर दिया गया BC के, अतः थिल्स प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं AD बट्टा DB बराबर हो जाएगा AE बट्टा EC के। अब सबका वैल्यू पुट कर लो। AD कितना है, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 आएगा। DB कितना है, 3 सेंटीमीटर, यहाँ पे 3 आ जाएगा। AE कितना है, 1 सेंटीमीटर, यहाँ से 1 आ जाएगा। EC कितना है आपको नहीं पता, हमें भी नहीं पता, इसी को इसी रहने दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इसको अगर गुना करेंगे तो EC का गुना हो जाएगा 1.5 से, और 1 का गुना हो जाएगा 3 से, तो 3 आ जाएगा। यहाँ से EC किसके बराबर आ जाएगा, तो 3 बट्टा 1.5 के। पॉइंट यहाँ से हटाएंगे 0 आ जाएगा। 15 कम 15, 15 दूना 30, ये कितना आ जाएगा, ये आपको 2 सेंटीमीटर आ गया। क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया, EC आपको 2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि दी गई आकृति में LE समान LE ज्ञात करिए, मतलब ये आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और आपको LM और FG समानांतर दिया गया, LM और FG समानांतर। जैसे ही LN FG के समानांतर दिख रहा है तो थिल्स प्रमेय से हम लोग कह सकते हैं LE बट्टा LF बराबर हो जाएगा EM बट्टा MG के। बातें समझ में आ गई। अब इसको सॉल्व कर लो। चूंकि हमें यह पता है कि LM समानांतर है FG के, इसीलिए थिल्स प्रमेय से हम लोग थिल्स प्रमेय का यूज करते हुए लिख सकते हैं LE बट्टा LF बराबर हो जाएगा ME बट्टा MG के। अब सबका वैल्यू पुट कर लो। LE आपको नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है। LF पता है 7.2 सेंटीमीटर का है। ME 1.8 सेंटीमीटर का। MG 5.4 सेंटीमीटर का। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो LE किसके बराबर आ जाएगा, तो LE बराबर आ जाएगा 1.8, ये ऊपर चला जाएगा, इसमें 7.2 और बट्टा 5.4। पॉइंट से पॉइंट को रिमूव कर लो। पॉइंट यहाँ रिमूव होगा, 10 आ जाएगा। 18 कम 18, 18 तिया 54, 3 कम 3, 24 तिया 72। यहाँ से कितना आ जाएगा, 24 बट्टा 10, मतलब 2.4 सेंटीमीटर आ गया LE बराबर। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि आकृति में DE समानांतर है AC के और DF समानांतर है AE के। सिद्ध कीजिए कि BF बट्टा FE, मतलब BF बट्टा FE बराबर होगा BE बट्टा EC के। BE और बट्टा EC के। अब कैसे सिद्ध होगा यहां पे समझो। अब आपको इतना पता है कि DF AE के समानांतर है और DE AC के समानांतर है। यहां पे हम यूज करने वाले हैं आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा, जिसको हम लोग थिल्स प्रमेय भी कहते हैं। अब इसका अगर यूज करेंगे तो BCA त्रिभुज में आ जाओ, BCA त्रिभुज में।
और आपको पता है कि BCA त्रिभुज में DF समानांतर AC के है। आपको पता है कि किसी त्रिभुज में अगर तीसरी भुजा के समानांतर कोई है तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं यहाँ पे आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से कि BE बट्टा EC बराबर हो जाएगा BD बट्टा AD के। त्रिभुज BCA में आपको यह पता है कि DE समानांतर है AC के, हम लोग कह सकते हैं BE बट्टा EC बराबर हो जाएगा BD और बट्टा DA के। इसको समीकरण 1 मान लो। कहां से आए? थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय से। अब चलो, अब आ जाओ त्रिभुज BEA में। त्रिभुज BEA में यहां पे हमें यह पता है कि DF समानांतर AE के है। DF AE के समानांतर है। इसको हम लोग लिख सकते हैं BD बट्टा DA बराबर हो जाएगा BF बट्टा FE के। इसको आप मान लो समीकरण 2। यह भी कैसे हो गया? थेल्स प्रमेय से। अब समीकरण 1 और 2 में देखो, BD बट्टा DA और इसका भी BD बट्टा DA, मतलब एक तरफ अगर इक्वल होगा तो दूसरा तरफ ऑलरेडी इक्वल हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से हम लोग कह सकते हैं BF बट्टा FE ये बराबर हो जाएगा BE बट्टा EC के, और ये प्रूव हो गया। ओके, अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन में आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर खींची गई रेखा तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। अब क्वेश्चन को यहां से समझो, क्या सिद्ध करना है? सिद्ध हमें यह करना है कि किसी एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य से होकर, पहले तो आप एक त्रिभुज बना लो। हम लोग मान लेते हैं कि यह त्रिभुज है और इसका नाम आप ABC रख लो। यहां तो कोई समस्या नहीं है। एक त्रिभुज के एक भुजा के मध्य बिंदु, अब एक भुजा का मध्य हम लोग मान लेते हैं कि एक भुजा का मध्य ये रहा। अब इसके ये लाइन आ गया। अब एक भुजा के मध्य बिंदु से होकर दूसरी भुजा के समानांतर, अब इसका नाम आप रख लो D, और ये D समानांतर हो गया किसके? BC के। रेखा खींची गई तो तीसरी भुजा को समद्विभाजित करती है। इसका मतलब समद्विभाजित करने का मतलब क्या? AE और EC को बराबर प्रूफ करना है, या आप इसी को कह सकते हो AE अनुपात EC 1 के इक्वल होना चाहिए। जैसे भी आप प्रूफ हो, यहां पे समझो हमें दिया है, क्या सब दिया है? हमें यह पता है कि त्रिभुज ABC में भुजा AB के मध्य बिंदु D से होकर DE समानांतर BC खींची गई है। जो भुजा AC को अब AC को E बिंदु पर काटती है, E पर काटती है। सिद्ध क्या करना है? हमें सिद्ध करना है कि AE और EC बराबर होना चाहिए। अब हम लोग इसको सिद्ध करते हैं, समझने की कोशिश करो। अब देखो, अगर हम बात करें त्रिभुज ABC में, हमें यह पता है कि DE और BC समानांतर है, इतना दिया गया। अब आप आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का यूज, या उसी को आप थेल्स प्रमेय कह सकते हो। यहां से AD बट्टा DB बराबर आ जाएगा A बट्टा EC के। त्रिभुज ABC में हमें यह पता है कि DE समानांतर है BC के, दिया गया है। हम लोग कह सकते हैं AD
बट्टा डी बी बराबर हो जाएगा ए ई बट्टा ई सी के आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय द्वारा। आपको यह पता है कि डी जो है वो ए बी के मध्य बिंदु पे है, परंतु डी ए बी का मध्य बिंदु है। चूंकि आपको यह पता है कि ए डी और डी बी बराबर है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए डी और बट्टा डी बी एक के बराबर आ जाएगा। इसको आप समीकरण एक मान लो और इसको आप समीकरण दो मान लो। अब ए डी और बट्टा डी बी एक के बराबर है, तो समीकरण एक और दो से ए ई बट्टा ई सी बराबर हो गया एक के, या आप इसको यहां से कह सकते हो ए ई और ई सी बराबर हो गया। अब ए ई और ई सी कब बराबर होगा? जब ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु होगा। तो हम लोग कह सकते हैं अतः ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। यहां आपसे पूछा गया कि सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। ओके, क्या कहा गया? हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरे के समानांतर होती है। अब यहां पे समझो, हम लोग मान लेते हैं कि एबीसी कोई त्रिभुज है। ए बी और सी ये त्रिभुज रहा। किन्हीं दो भुजाओं के मध्य बिंदु, अब मान लेते हैं कि ए बी का मध्य बिंदु डी है और ए सी का मध्य बिंदु ई है। अब तीसरी भुजा के समानांतर प्रूफ करना है, मतलब डी को बी सी के समानांतर करना है। आपको सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है डीई समानांतर बी सी। हम लोग इसको सिद्ध कर लेते हैं। अब एक चीज सोचो, अगर हम त्रिभुज एबीसी को लें तो हमें यह पता है कि डी ए बी की मध्य बिंदु है और ई ए सी की मध्य बिंदु है। इसका मतलब ए डी डी बी के बराबर आ जाएगा, ए ई सी के बराबर आ जाएगा। हम लोग यहां से कह सकते हैं चूंकि त्रिभुज एबीसी में डी भुजा ए बी तथा ई भुजा ए सी का मध्य बिंदु है, इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि अगर मध्य बिंदु होगा तो ए डी और डी बी इक्वल हो जाएगा और ए ई और ई सी ये भी बराबर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी यहां बीच में पड़ेगा, तो जहां जितना ए से डी की लंबाई होगी उतना ही डी से बी की लंबाई, और जितनी ए से ई की लंबाई होगी उतनी ई से सी की लंबाई होगी। अब आपको यह पता है कि ए डी और डी बी का अनुपात एक आ जाएगा, ए ई और ई सी का अनुपात एक आ जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि ए डी और बट्टा डी बी एक के बराबर आ जाएगा, ए ई बट्टा ई सी ये भी एक के बराबर आ जाएगा। यहां से हमको मिल गया ए डी और बट्टा डी बी बराबर किसके आ गया? ए ई और बट्टा ई सी के। अब आपको यह पता है कि त्रिभुज एबीसी में डी और ई जो है वो दो भुजाएं ए बी और ए सी को समान अनुपात में विभाजित कर रही है। इस प्रकार त्रिभुज एबीसी में डी और ई
दो बिंदुओं क्रमशः भुजा AB और AC को समान अनुपात में विभाजित करती है। अब समान अनुपात में क्या करती है? विभाजित करती है। तो आधारभूत प्रमेय समानुपातिकता प्रमेय से, इसीलिए आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से D समानांतर BC के हो गया। D और BC समानांतर हो गया, यही तो आपको प्रूफ करना था। ओके।